ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में 3,65,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 92 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां 1 और 15 से 18 वर्ष के किशोर बढ़ चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज दी जा रही है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत वालों का जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में मिशिगन विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता हासिल की है। आपके शोध विश्व के जाने माने जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, और आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के नंबर दिल्ली का कोड 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 011-23421764। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर सरमन, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। और जिस तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, इसे लेकर सभी चिंतित हैं। कल की बात करें तो 3,65,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर सरमन, आप देश की जो कोविड की वर्तमान स्थिति है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, और वास्तविकता तो ये है कि जितने केसेस हम देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं कोरोना के। बिकॉज इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत ये माइल्ड डिजीज है, खांसी जुकाम बुखार ही है और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वो टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं जी। ये दुखद बात है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन में डेथ के नंबर भी बहुत काफी बड़ा है। तो जो हमारा शुरू में सब लोगों का ये एक भ्रांति हो गई कि इस कोरोना से जो अभी थर्ड वेव आई, इससे कोई मृत्यु नहीं होगी जी, ये कहीं तक ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तो मृत्यु दर भी और मृत्यु भी बढ़ रही है, और चूंकि नंबर इतने ज्यादा हो रहे हैं, और उसको देखते हुए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना ही होगा। नहीं तो अभी अगले 10-15 दिन बहुत तबाही हो सकती है देश में। जी बिल्कुल डॉक्टर सरमन, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तो स्थिति गंभीर है ही है। इसके साथ पूरे विश्व में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और अमेरिका में कल अगर हम देखें तो 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। वीक एवरेज वहां का 7 लाख केसेस है पर वीक। यूरोप में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में कल 72,000 मामले सामने आए हैं। फ्रांस में कल 3,90,000 मामले सामने आए हैं।
इटली में 1,77,000 मामले सामने आए। तो ये देखें तो पूरे जो इसका वैश्विक परिदृश्य है वो भी काफी डराने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका में पिछले सप्ताह उनका एक रिकॉर्ड टूटा, 10 लाख से ऊपर केसेस थे। जी। उसी तरह से इंग्लैंड एक छोटा सा कंट्री है और फ्रांस, उसमें देखें यूके में अभी ईसीबी के मंडे या ट्यूसडे को जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 2 लाख थे। जी। और जैसा आपने बताया फ्रांस में अभी बुधवार को लगभग 4 लाख थे, 3,90,000 समथिंग, तो वो 4 लाख के बराबर थे। उसी तरह से सारी दुनिया में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। एंड ये भी समझने वाली बात है कि हम लोगों को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में और कुछ डॉक्टर्स ने भी दुर्भाग्य से, हम जैसे इन्फोडेमिक्स कहते हैं जी। कुछ कंट्री हेड्स ने भी ये कह दिया कि अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ फेक न्यूज भी ऐसी आ रही हैं जिसमें किसी ने कह दिया कि इंग्लैंड वालों ने कह दिया कि कुछ भी जरूरत नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, मास्क मत पहनिए। तो कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा करके भी हमारा मीडिया, सोशल मीडिया खासतौर से दिखाता है और उसकी वजह से लोगों में बड़ी भ्रांति है कि हम क्या करें, हम इसके लिए चिंतित रहें कि बिल्कुल इसको खांसी जुकाम जो नॉर्मल होता है उसकी तरह छोड़ दें। तो हमारा मानना ये है कि यंग लोगों में हो सकता है कि हम देख रहे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, यंग एडल्ट हैं, हेल्दी हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है जी। लेकिन जिनमें कोई पहले से हार्ट की मतलब दिल की या जो फेफड़ों की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, जिनको ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, तो ऐसे मरीजों को बहुत ध्यानपूर्वक इस बात का प्रोटेक्शन करना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के लिए, जो हम बूस्टर नहीं कह रहे हैं उसको प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं जी। तो वो इसलिए दी जा रही है कि ये लोग बहुत हाई रिस्क पर हैं। दूसरा एक और ग्रुप है सिद्धार्थ जी, जिसको हम फ्रंट लाइन में रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं या दूसरे हैं, इनको क्यों दिया जा रहा है? और आप सब रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हम सब लोग देख रहे होंगे जी कि इन लोगों में ज्यादा कोरोना के केस इसलिए आ रहे हैं कि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसकी संक्रामित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। जी। जैसे कि हम डेल्टा या दूसरे वायरस में देखते थे, उनको 1000 से ज्यादा लगभग वायरस चाहिए थे हमको, तब हमारे अंदर वो इन्फेक्शन कर पाएंगे। इसमें कुछ 100 वायरस भी अगर हमने अपनी सांस में इनहेल कर लिए तो वो ही सफिशिएंट है हमें इन्फेक्शन करने के लिए। तो डॉक्टर्स वगैरह जो ओपन केसेस होते हैं, जिनको कई बार एसिम्प्टोमेटिक आते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो वो उसको थोड़ा सा उनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम अपने लोगों को, डॉक्टर्स को भी यही समझा रहे हैं कि हर मरीज को ये मान के चलें, उसमें लक्षण हैं या नहीं है, वो सभी इन्फेक्टेड ही मान के चलें, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लें सबके लिए। जी। और डॉक्टर सरमन, जो तीसरी लहर है या ओमिक्रॉन के केसेस में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन में ये किस तरीके के मरीज आपके पास आ रहे हैं और ये कितने दिन में ठीक हो रहा है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये एक अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसमें ये लंग्स में नहीं जा रहा है, मीन्स फेफड़ों में नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो जिसको ऊपरी श्वास नली और गले और नाक में ही ये अपने आप को लिमिट कर रहा है, ये एक अच्छी खबर है। और इसका ये हो रहा है कि जिसकी वजह से कम लोगों में मृत्यु या जो आईसीयू में जाना, ऑक्सीजन की जरूरत होना बहुत कम लोगों में हो रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो यही है कि एक म्यूटेंट है जो उस तरह से इसकी विरुलेंस, फैटेलिटी जिसको कहते हैं, या मृत्यु करने की क्षमता कम है। जी। दूसरी ये भी बात है कि हम लोग इतने वैक्सीनेट हो चुके हैं, दुनिया में इतनी वैक्सीन लग चुकी हैं, और उस तरह से वैक्सीन भी कहीं न कहीं हमारा बहुत प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अगले 10-15 दिन में लगभग 70% लोगों को दोनों डोज लग जाएं, जिससे क्या होगा कि वो एक हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं कि सारा समाज हमारा इम्यूनाइज हो जाएगा वैक्सीन की वजह से। और वो कोशिश पूरी तरह से है। तो उसमें यही है कि अभी
जैसे आपने बताया कि बच्चे लोग जो हैं 15 से 18 साल वाले जी, उनको भी वैक्सीन लग रही है और बाकी लोगों को जिनको नहीं लगी है वो भी जल्दी से जल्दी लगवाएं। जहां तक सवाल है कि लक्षण जो हैं अक्सर खांसी बुखार, जैसा मैंने बताया कि ऊपर ही रहता है तो खांसी बुखार है। देखा जा रहा है कि बॉडी एक जिसको शरीर टूटना, शरीर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, एकदम जिसको कहते हैं हम मैलेस कहते हैं मेडिकल की भाषा में, वो ज्यादा हो रहा है बजाय कोई डेल्टा जैसे सेकंड वेव में जो इन्फेक्शन में जो हुए थे उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। जी। और डॉक्टर सरमन, एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लंबा अनुभव रहा है। आपके बहुत सारे जर्नल्स हमने देखे हैं कि बड़े बड़े जर्नल्स हैं उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। आप कि ये जो कोरोना की जो तीसरी लहर है, क्या लगता है आपको कि ये क्या हम इसका पीक मान के चलें या अभी इसके और बढ़ने की संभावना है? सिद्धार्थ जी, अभी देखिए ऐसा है कि अभी हम पीक नहीं मान सकते। कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि जहां टेस्ट कम कर दिए गए हैं या मरीज नहीं आ रहे हैं या सारा एंटीजन टेस्ट ही हो रहा है, आरटीपीसीआर नहीं हो रहा, तो वहां नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं, लेकिन वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है एक्चुअली नंबर का। जैसा मैंने शुरू में कहा कि नंबर ऑफ केसेस जो वास्तव में हैं और जो हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं जी, वो बहुत डिफरेंट है। और उसके मैंने कारण बताए, या तो एक तो यही कारण है बहुत बड़ा कि खुद मरीज नहीं आ रहे टेस्ट कराने के लिए, और दूसरा कारण ये है कि मरीज आ भी रहे हैं तो ज्यादातर स्टेट्स में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है जिसकी सेंसिटिविटी ही जो बीमारी को पकड़ने की क्षमता ही लगभग 60 से 70% है। जी। तो लगभग जो इन्फेक्टेड होगा अभी तो लगभग 30 मरीज 100 में से 30 मरीज ऐसे होंगे जिनको इन्फेक्शन होगा, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे उनको 30 से 40 मरीज। जी। तो एक तो वो हो गए और दूसरे कुछ कराने भी नहीं आ रहे, तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 गुना मरीज हैं। और जहां तक पीक का सवाल है, हमें लगता है कि अगले 10-15 दिन हमें लगता है कि 10 फरवरी के अराउंड इसकी पीक सारे कंट्री में आ जानी चाहिए और हो सकता है कि तब तक 4 लाख के क्रॉस कर जाए मरीज। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस पीरियड में डॉक्टर सरमन हमको सावधानी भी अपनी उसी स्तर की रखनी होगी, क्योंकि जब पीक की बात होगी तो हमें बहुत ज्यादा जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका सामना करना होगा और उन लोगों की विशेष जिम्मेदारी होगी जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा पाए हैं जो लोग। और अगर हम देखें डॉक्टर सरमन की जो बच्चों की वैक्सीनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, किशोरों की, कि इतना उत्साह और इतने अच्छे रिजल्ट इतनी बड़ी संख्या में और इतनी तेज गति से वो करा रहे हैं कि शायद हम बड़ों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि उनको देख के, और जो ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पाई थी जी, वो लोग भी, कुछ लोग जैसे जहाँ पर हैं जिनको एक ही वैक्सीन लगी है, दूसरी वैक्सीन लगवाने नहीं आए, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं वैक्सीन लगवाए, तो वो लोग भी इनको देखकर, बच्चों को देखकर शायद वो भी लगवाएंगे। और हमारी सबसे अपील भी रहेगी कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन नहीं लगी हैं वो 2 वैक्सीन जरूर लगवाएं। और प्रिकॉशनरी डोज तो खैर अभी उनके लोगों के लिए है जो हाई रिस्क पर हैं। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हरियाणा रोहतक से जगदीश खत्री जी। हेलो जगदीश जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी जी जगदीश जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सेकंड डोज लगाए 7 महीने बीत चुके हैं और मेरी एज 75 है, तो मैं बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हूँ क्या? बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको लगवानी ही चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि जो 60 से ऊपर वाले हैं उनको लगनी चाहिए। आप प्रिकॉशनरी डोज, आपको 7 महीने हो गए तो एलिजिबल हो गए आप लगवा सकते हैं, जा सकते हैं।
जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो प्रिकॉशनरी डोज के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, और जैसा कि आपने डॉक्टर सरमन बताया कि जो वैक्सीन है वो एक बहुत बड़ा हथियार है इससे लड़ने के लिए, तो ऐसे में जो लोग अभी तक नहीं लगवा पा रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन पर मैं बार बार उनको सलाह देना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं, हमने 2 कारण बताए कि इस बार मृत्यु क्यों कम हो रही है। उसका कारण 2 हैं। एक तो ये वेरिएंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ज्यादातर पब्लिक वैक्सीनेट हो चुकी है, और ये भी देखने में आ रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो भी रही है वो वही लोग हैं जिनमें वैक्सीन नहीं लगी थी, कोई भी वैक्सीन। तो इसलिए वैक्सीन आपको जिंदगी से बिल्कुल बचाएगी, आपकी जिंदगी दुरुस्त रहेगी। हो सकता है इन्फेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन वो माइल्ड रहेगा, तो इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये वैक्सीन को इस तरह से बदनाम ना करें कि वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीन का क्या फायदा। ये बिल्कुल सही है कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और हो सकता है और होता भी रहेगा, लेकिन वैक्सीन फिलहाल आपको इस चीज से जरूर बचा रही है कि आपकी जो जिंदगी सेफ है। तो आप बीमार हो सकते हैं थोड़े बहुत और आपको लक्षण आ सकते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलें कि 95% आपको चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी सुरक्षित है। जी, और डॉक्टर सरमन दिल्ली से एमडी बाली जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। बाली जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा सिद्धार्थ जी आपको नमस्कार, डॉक्टर सरमन सिंह जी को नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं बाली जी, क्या जानना चाहते हैं? ऐसा है कि मेरी बेटी उसको फीवर और वीकनेस थी, टांग में दर्द थी। हमने होम टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो नेक्स्ट डे आज हमने आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। ओके। तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये सिंपल वायरल फ्लू है, उसको आइसोलेशन में डाल दिया, ट्रीटमेंट उसको चल रहा है कोरोना वाला। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सरमन क्या कहेंगे? जी जी जी, जो मुझे समझ में आया आपने बताया कि पीसीआर पॉजिटिव था और रैट नेगेटिव था। नहीं, ये उल्टा बता रहे हैं, रैट इनका पॉजिटिव आया और कह रहे हैं आरटीपीसीआर दोबारा कराया तो वो नेगेटिव आ गया। हाँ, ये यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत अनकॉमन बात है जी। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि जो पीसीआर जो किया होगा वो किट में अगर एस जीन होगा, ओमिक्रॉन के मरीजों में कुछ पीसीआर नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी जो आप लक्षण भी बता रहे हैं बच्चे में, वो भी उसी तरह के हैं, ओमिक्रॉन जैसे हैं। तो ओमिक्रॉन के जो म्यूटेंट है, जो वेरिएंट है, उसमें जो हमारा जो आरटीपीसीआर कन्वेंशनल है, मुझे नहीं पता कि कौन सी किट यूज की थी, लेकिन उसमें अगर एस जीन होता है तो वो उसमें पीसीआर नेगेटिव आ जाता है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। तो ये संभावना तभी पॉसिबल है अगर उनको इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का हुआ हो। और वो हमारा मानना भी है कि इस समय देश में लगभग 70 से 80% लोग जितने भी कोरोना के आ रहे हैं, कोविड के मरीज आ रहे हैं, वो सब में ओमिक्रॉन है। सीक्वेंसिंग हो ना हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट अब बचा नहीं है। शुरू में उसकी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन आज की डेट में उसकी कोई इम्पोर्टेंस बची नहीं है। और डॉक्टर सरमन इतना पॉसिबल भी नहीं है सबकी सीक्वेंसिंग करना। लगभग 70-80% कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट है। जी। और डॉक्टर सरमन अगर हम देखें तो ये जो तीसरी लहर है, इसमें इलाज में क्या अंतर है? जो हम पहले जो सेकेंड वेव में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी और अभी की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस थी उनमें पहले भी बहुत सारी कमियां थी। अभी भी बहुत सारे मरीज कंफ्यूज रहते हैं। एंटीबायोटिक जिस तरह से दिए जा रहे हैं, पहले भी दिए गए, पहले रेमडेसिविर दी गई, स्टीरॉयड दिए गए, वो अनफॉर्चुनेट था। उसकी वजह से हम देखते हैं ब्लैक फंगस हुआ। तो स्टीरॉयड बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने अब जो पुराने अनुभव से चेंज कर दी है। बिल्कुल स्टीरॉयड नहीं देना है, रेमडेसिविर नहीं देनी है, कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बिकॉज उसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है, खासतौर से इस ओमिक्रॉन में। तो एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ले सकते हैं, बट एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ताकत की दवाई विटामिन ले सकते हैं, और विटामिन सी, खासतौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी भी ले सकते हैं जी। और अच्छी प्रोटीन डाइट लें। और जो एज लोग हैं, डायबिटीज अगर है तो वो डायबिटीज कंट्रोल करें।
अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। कोई कंपाउंडिंग फैक्टर अगर उनमें है, कोई कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं, उसको जरूर उस पर ध्यान रखें, डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज आप स्टीम लें, गरारे कर सकते हैं, क्योंकि गले को साफ रखें और स्टीम लें, ये डेफिनेटली फायदा करेंगे। और मास्क लगा के रखें घर में, क्योंकि आपके घर में दूसरे लोग रहेंगे, उनको आप इन्फेक्शन दे सकते हैं, कम्युनिटी में भी दे सकते हैं। तो मास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, N95 मास्क लगाएं। जी। और डॉक्टर सरमन, जिंक पिछली लहर में लोगों ने बहुत ज्यादा इसको लेके कई बार ओटीसी प्रोडक्ट की तरह जिंक को लोगों ने लिया, तो अभी क्या है प्रोटोकॉल? हमें जिंक की जरूरत होती है? जो लोग पॉजिटिव हैं उन्हें लेना चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, पिछली वेव में ऐसा था कि लोगों के जो मन में आया वो किया। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर जिंक की कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से नहीं थी। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। अगर फीवर है तो क्रोसिन लेना है, बॉडी एक है तो क्रोसिन उसमें दोनों में, फीवर में भी काम करती है और उसमें भी करती है। गले में खांसी बहुत ज्यादा, बिकॉज इसमें देखा जा रहा है खांसी ज्यादा आ रही है, तो जितने भी उस तरह के जो हैं गले को वो करने वाली जो दवाइयां हैं जी, जिसमें सिट्रीजिन हो सकती है, एंटी एलर्जिक कोई भी हो सकती है, या गले के एंटीसिस्टिव कहते हैं जिनको, वो हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आराम करें, घर पे रहें, और फीवर है तो फीवर की दवाई जैसे मैंने बताया। अदरवाइज जो खांसी है तो खांसी की दवाई लें। और बाकी विटामिन के अलावा और किसी चीज का, किसी एंटीबायोटिक का, स्टीरॉयड का, किसी और चीज का कोई रोल नहीं है जिंक वगैरह का। विटामिन डी डेफिनेटली थोड़ा फायदा करती है, बिकॉज ये सारी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। विटामिन ए, बी, सी, डी इतनी है जी। और यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो डायबिटीज है जिन लोगों को, उन दो डोज ले ली है, दोनों डोज जी, फिर भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जैसे कि हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, एक दो दिन छोड़कर, तो संडे का आज नहीं गए, तो क्या सावधानी रखें, थोड़ा बताएं लोग। जी डॉक्टर सरमन, डायबिटीज के जो मरीज हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जो डायबिटीज के या जिनको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और उनको थोड़ा सा खांसी बड़े लंबे टाइम तक रह रही है, गला खराब हो रहा है, फीवर भी ज्यादा हो रहा है, उनमें सिम्टम भी ज्यादा आ रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी से संबंधित है और उनको सावधानी यही रखनी है कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह से हार्ट के मरीज हैं, या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या दूसरी कोई उनको तकलीफ है, ब्रोंकाइटिस वगैरह के मरीज हैं, तो ऐसे मरीजों को स्पेशल ध्यान रखना होगा। और सबसे ध्यान रखने वाली जरूरत यही है कि अपने अच्छा खाना खाएं और मीठा कम से कम, चिकना कम से कम, और मास्क लगा के हमेशा रहें। और भीड़ जिस तरह से हम लोग लगा रहे हैं, भीड़ ना लगाएं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि लोगों को निश्चिंत हो गए, लोग खाना पीना मस्ती सब करने लगे हैं। वो फिर हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार कोरोना हमको सिखाता है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं दोबारा, वो दुर्भाग्य है। जी। दिल्ली से सुनील झा कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। सुनील जी नमस्कार। हेलो। हाँ सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को नमस्कार है। जी नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है कि जैसे डेल्टा वायरस जब का लहर आया था तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत जरूरत पड़ता था जी, लेकिन इस टाइम में ऑक्सीजन का जरूरत कम पड़ रहा है। क्या मौसम की वजह से है या कोई और कारण है? नहीं भैया, देखिए आपने शायद बाद में ज्वाइन किया होगा इसको शो को। शुरू में ही हमने ये कहा था कि ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये हमारे गले और गले से ऊपर ही रहता है। अच्छी बात ये है, ये इन्फेक्शन संक्रामित तो बहुत ज्यादा लोगों को पड़ता है, लेकिन इसकी जो मानक क्षमता जो है, जो मरीज को ज्यादा सीरियस करने की, वो कम है जी। इसीलिए लंग्स में नहीं जाता है। और जब लंग्स में आपके लंग जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और जब फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांस नहीं फूलेगी, और फिर डेथ भी नहीं हो रही इसीलिए लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरिएंट जो है इसकी वजह से, और उसके साथ साथ हमने जो वैक्सीन ली है उसकी वजह से ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है तीसरी वेव में। जैसा कि डेल्टा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेल्टा में ज्यादातर लोगों की डेथ हुई थी वो लंग्स को, बिकॉज लंग्स में सीधा जाता था वो, तो इसलिए वो कारण है उसका। डॉक्टर सरमन, अब चढ़ते हैं झारखंड और जानते हैं दिवाकर पाठक जी का क्या सवाल है। दिवाकर जी नमस्कार।
जी नमस्कार। जी मैं दिवाकर दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। कोविड संवाद हेतु अपने बीच उपस्थित संवाददाता सह विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ओमिक्रॉन क्रॉनिक रूप से हवा में पांव पसार रहा है, इसलिए सतर्कता और संयम रखें। लापरवाही की लकीरों पर चलना छोड़ दें, क्योंकि यह लकीरें लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए संयम और सावधानी के बीच सिद्धि स्थल का निर्माण करें। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन कौन सी कंपोजिशन है? जी बिल्कुल, तो संदेश के साथ एक सवाल छुपा हुआ था दिवाकर जी में, और बहुत अच्छी हिंदी में इन्होंने सवाल पूछा है। जी क्या कहेंगे डॉक्टर सरमन, क्या कंपोजिशन की बात है? आम जन को समझाने के लिए कोवैक्सीन जो हमारी भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, उसमें सारे वायरस को केमिकल प्रोसीजर से उसको कोरोना वायरस को लिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है और फिर उसको किल कर दिया जाता है, मीन्स उसको इनइफेक्टिव कर दिया जाता है, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ये इसका कोवैक्सीन के विषय में बताया। कोविशील्ड है, कोविशील्ड में वायरस का एक पार्ट अंदर का जीन ऑर्गन लेकर के, जीन जिसको कहते हैं, वो लेकर के एक दूसरे वायरस में डाल दिया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है, जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, और फिर उसको डाला जाता है। तो एडिनो वायरस जैसे ग्रो करता है हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ कोरोना का जो अंग है वो भी ग्रो करता है, जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडी बनती है। तो दोनों में बेसिकली ये जो खास फर्क है, एडिनो वायरस जो कोविशील्ड में एक दूसरा वायरस इसके अंग को लेकर के चलता है अंदर बॉडी में। कोवैक्सीन में कुछ भी ग्रोथ नहीं होती है, अपने आप मरा हुआ होता है, ये जो नॉन एक्टिव होता है, और उसी की वजह से जब हम इसको क्वांटिटी काफी होती है वायरस के, बहुत सारे कण लगाते हैं अंदर, तो उससे एंटीबॉडी बनती है। और डॉक्टर सरमन अब रुक करते हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ इकबाल जी होनी जी, नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए, आज क्या जानना चाहती हैं आप? बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कहते हैं जो बूस्टर डोज है यानी प्रिकॉशनरी डोज है, वो जो 60 साल के ऊपर है यानी 60 इयर्स के जो लोग हैं उन्हें ओल्ड एज वाले को दिया जाएगा, जो गंभीर रूप से बीमारी। अगर मान ली कोई ऐसे युवा भी हैं जो 35 साल के या 45 साल के, वो भी अगर गंभीर रूप से बीमार होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं या फिर ऐसी कोई बीमारी होती है, तो क्या उन्हें प्रिकॉशनरी डोज नहीं दिया जा सकता? इससे क्या बताएंगे सर? धन्यवाद। जी डॉक्टर सरमन, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है रिंकी जी ने। क्वेश्चन है, लेकिन गाइडलाइन तो ऐसी है, तो आप जाकर के अपने सेंटर में आप बात करें और मरीज को दिखाएं, और डॉक्टर एज ए दवाई की तरह अगर इसको प्रिकॉशनरी 2 डोज उनको लग चुकी होंगी, तो प्रिकॉशनरी डोज के लिए दवाई की तरह अगर वो प्रेस्क्राइब डॉक्टर करते हैं तो शायद लग जाएगी, लेकिन ये गाइडलाइन में नहीं है इस तरह से अभी। तो गाइडलाइन में एज ए आप वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ शायद डायरेक्टली वो नहीं लगाएंगे जी, लेकिन डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे एज ए मेडिसिन की तरह से, तो शायद लग जाएगी जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर सरमन, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही होगा कि ये जो तीसरी वेव आई है, कहीं न कहीं ये वेव एक तरह से हम निश्चिंत जितने हो रहे हैं उतने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान पूर्वक इस वेव से पार पानी होगी, और उसके लिए सब लोगों को वैक्सीन जिनको नहीं लगी वो जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवा लें दूसरी, और जिनको भारत सरकार ने कहा है कि जिनको बूस्टर या थर्ड या जिसको हम प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं वो लगने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो लगवा लें, और हमेशा मास्क लगा के घर से बाहर निकलें। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हैंड हाइजीन और मास्क, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रहें और भीड़ में ना जाएं। जी डॉक्टर सरमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।